नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 पीएसयू बैंक्स के बारे में, जिनके शेयर में 17 फरवरी 2021 को अपर सर्किट देखने को मिला, वो भी 20% का। उसके पीछे कुछ वजह रही, कुछ न्यूज रहा, वो न्यूज क्या है और क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसी को, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि अगर करंट टाइम में उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो फ्यूचर में वो मल्टीबैगर बन सकता है। ये चारों बैंक्स कौन से हैं, क्या न्यूज है जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट लगा, इनका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट कैसा दिख रहा है और क्या वास्तव में ये फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने वाले हैं और किसी भी इन्वेस्टर को क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में हम जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा बना रहे। इस लिस्ट का पहला शेयर है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस 84 रुपये 70 पैसा है और इसमें 20% अपर सर्किट देखने को मिला 17 फरवरी 2021 को, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसमें 14 रुपया का बढ़ोतरी देखने को मिला मात्र एक दिन में। अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है, यानी इस शेयर का जो स्वाभाविक वैल्यू है इसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट से इसका रेड जोन में है, क्योंकि एफडी रेट से बहुत पुअर ये रिटर्न दिया है। अगर इसके पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है अपने इन्वेस्टर को, इसलिए यहाँ पर कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है। एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर रेड जोन में है, क्योंकि जब से ये न्यूज आया है या र्यूमर आया है लोगों ने बाई करना चालू कर दिया है और ये फिलहाल ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है। ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर लाइफ टाइम हाई इस शेयर का प्राइस देखा जाए तो किसी जमाने में 589 रुपये पर चल रहा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिटोरिएशन देखने को मिला पिछले कुछ सालों में और ये शेयर ऑलमोस्ट पेनी शेयर के आसपास पहुंच गया। जो 84 रुपये 70 पैसा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी एक दिन में बड़ी बढ़त देखने के बाद। ये बैंक मिड कैप से बिलोंग करता है और फिलहाल इसका मार्केट कैप 23,135 करोड़ है। अगर इसका पी रेशियो देखा जाए तो निगेटिव 8.38 देखने को मिल रहा है, जबकि सेक्टर पी 31 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका शेयर प्राइस वोलेटिलिटी देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में 1.82 टाइम्स ज्यादा रहता है, इसलिए इसको लो रिस्क के कैटेगरी में डाला गया है। इस लिस्ट का दूसरा बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और ये 15 रुपये 70 पैसा पर क्लोज होता है 17 फरवरी 2021 को। इस बैंक के शेयर में भी 20% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला और करीब 2.5 रुपया ऊपर होने के साथ ही इस रेट पर क्लोज हुआ। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। ये शेयर एफडी रेट से बहुत कम रिटर्न देता है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न वर्सेज एफडी रेट रेड जोन में है। डिविडेंड रिटर्न्स भी यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। एंट्री पॉइंट इसका ग्रीन जोन में है, यानी ये अभी ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है और अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो इसको कंसीडर कर सकता है। एएसएम या जीएसएम लिस्ट में ये बैंक का शेयर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन जोन है। इस शेयर का लाइफ टाइम हाई प्राइस देखा जाए तो 227 रुपये 45 पैसा रहा है, जो करीब 2006 या 7 के पीरियड में आया था, लेकिन वहां से ये शेयर भी बहुत टूटा है और फिलहाल पेनी की कैटेगरी में आ चुका है। ये बैंक भी मिड कैप से बिलोंग करता है और इसका मार्केट कैप फिलहाल 21,532 करोड़ के आसपास है। इस शेयर में वोलेटिलिटी देखी जाए तो ये लो रिस्क में ट्रेड होता है, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में मात्र 1.67 टाइम्स इसमें वोलेटिलिटी रहती है। पी रेशियो इसका भी निगेटिव है और ये निगेटिव 2.35 देखने को मिल रहा है, जबकि इसका सेक्टर का पी रेशियो 31 के आसपास है। लिस्ट का तीसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 22 रुपये 85 पैसा है और ये 17 फरवरी को 20% के अपर सर्किट के साथ क्लोज होता है। इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं दिया है। ये शेयर भी एफडी रेट से बहुत कम रिटर्न देता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स भी इसका रेड जोन में है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर फिर से एक बार इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। ये शेयर ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है, इसलिए ये एंट्री पॉइंट रेड जोन में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए इसके शेयर अभी नो रेड फ्लैग जोन में है, यानी ये भी ग्रीन जोन में है। इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस देखा जाए तो 96 रुपये 75 पैसा रहा है, जो करीब 2008-9 के पीरियड में हुआ करता था। ये शेयर में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले 12-13 सालों में, जिसकी वजह से 97 रुपये से घटकर फिलहाल ये 23 रुपये पर चल रहा है। ये बैंक मिड कैप से बिलोंग करता है और इसका करंट टाइम में मार्केट कैप 12,497 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर शेयर प्राइस ट्रेडिंग में देखा जाए तो ये लो रिस्क में ट्रेड होता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी निफ्टी के कंपैरिजन में मात्र 1.76 टाइम्स होता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पी रेशियो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो 24.56 है।
इस लिस्ट का चौथा और आखिरी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी 20% अपर सर्किट देखने को मिला और जब 17 फरवरी 2021 को मार्केट क्लोज हुआ तो इसका प्राइस 20 रुपया था और इसी रेट पर ये क्लोज होता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं दिया है। इनसफिशिएंट डेटा की वजह से ये शेयर भी रिटर्न अच्छा नहीं दिया है और एफडी रेट से काफी कमजोर रहा है इसका रिटर्न, जिसकी वजह से रिटर्न वर्सेज एफडी रेट इसका रेड जोन में है। डिविडेंड रिटर्न्स इसमें भी कुछ नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं है। एंट्री पॉइंट देखा जाए तो ग्रीन जोन में है, यानी ये शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन जोन में है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाला बैंक है और इसका मार्केट कैप फिलहाल 9,812 करोड़ है। इसके शेयर वोलेटिलिटी को देखा जाए तो लो रिस्क में ही ट्रेड होता है क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें 1.91 टाइम्स रहता है वोलेटिलिटी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पी रेशियो देखा जाए तो ये भी निगेटिव है और ये फिलहाल निगेटिव 7.77 देखने को मिल रहा है। इसके शेयर का लाइफ टाइम हाई प्राइस देखा जाए तो 212 रुपए 14 पैसा रहा है और वहां से ये शेयर भी गिर के पेनी शेयर बन चुका है। दोस्तों ये रहे 4 पीएसयू बैंक जिसमें से मैक्सिमम पेनी शेयर के रेट में मिल रहा है और इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला 17 फरवरी 2021 को। इसके पीछे क्या वजह या न्यूज रही, अब हम नजर डाल लेते हैं क्या है वो। जैसा कि हम जानते हैं और लास्ट बजट में झलक भी देखने को मिली थी, सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा प्लान है पीएसयूज में स्टेक सेल करना, कुछ को कंप्लीटली प्राइवेटाइज करना। तो कुछ कंपनीज में ऐसा उनका प्लान है कि उसके गवर्नमेंट का जो भी स्टेक है उसमें से कम किया जाए। इसी प्लान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बैंक्स को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देना चाहती है और कुछ बैंक से अपना स्टेक कम कर देना चाहती है ताकि कुछ उसको रेवेन्यू जनरेट हो सके। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट कुड रेज RS 28,600 करोड़ इफ इट फुली एग्जिट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईओबी। ये केयर रेटिंग द्वारा बताया जा रहा है, यानी अगर दो बैंकों को कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कर देती है तो उसके माध्यम से उसको 28,600 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल सकता है। ये न्यूज सोर्सेज और केयर रेटिंग द्वारा बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि शायद गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को कंप्लीटली सेल कर दे और इसके माध्यम से 28,600 करोड़ रुपया का वो रेवेन्यू जनरेट करे। देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही इस बात को अनाउंस कर रखा है, जो लास्ट बजट उन्होंने पेश किया था 2021-22 फिजिकल ईयर के लिए। उसके माध्यम से इनका प्लान है करीब 1.75 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया जाए या इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इस प्लान के तहत वो दो बैंक जैसा कि हमने ऊपर देखा उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और जो भी गवर्नमेंट का स्टेक है इन दो बैंक्स में कंप्लीटली उसको सेल कर देना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है क्या गवर्नमेंट पूरा अपना स्टेक सेल कर देगी इन दो बैंक्स में या अपने स्टेक को सेल करके ये करीब 51% के आसपास लेकर आएगी। अगर गवर्नमेंट केवल 51% तक अपना स्टेक रखती है और इसके ऊपर जितना भी उसका स्टेक है सेल करती है तो इसके माध्यम से मात्र उसको 12,800 करोड़ रुपया मिलने वाला है बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर ऐसा ही प्लान रहता है कुछ और बैंक में अपना स्टेक सेल करने का, जिसमें से नाम निकल कर आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, इसमें अगर गवर्नमेंट प्लान करती है अपना 51% से ज्यादा जो भी स्टेक है उसको सेल करके 51% तक लाने के लिए, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट को 6400 करोड़ रुपया के आसपास मिलेगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा ये कंफर्म न्यूज नहीं है, केयर रेटिंग द्वारा बताया जा रहा है और साथ ही कुछ सोर्सेज द्वारा भी ये बताया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब भी सोर्सेज द्वारा कुछ मैसेज निकल कर आता है फ्यूचर में उस पर कंफर्मेशन आ जाते हैं और उसी पर मुहर लगता है। इन चारों पीएसयू बैंक्स को देखा जाए तो हाईएस्ट इक्विटी कैपिटल इंडियन ओवरसीज बैंक के पास है, जबकि अगर शेयर का मार्केट प्राइस देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस शेयर प्राइस और इस इक्विटी कैपिटल के बेस में गवर्नमेंट शायद इन दो बैंक को सबसे पहले प्रेफर करे, क्योंकि मात्र इन्हीं दो बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को 12,800 करोड़ रुपया के आसपास मिल जाएगा अगर वो अपना स्टेक कम करके 51% के आसपास लाना चाहते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है 100% अपना स्टेक सेल करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो उसके थ्रू उसको 28,600 करोड़ रुपए एक मुश्त मिल जाएगा और ये दोनों बैंक आने वाले टाइम में शायद प्राइवेटाइज हो जाए और प्राइवेट हैंड में चला जाए। हालांकि जैसा हमने देखा अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट इन दो बैंक को कंप्लीटली सेल करके प्राइवेटाइज कर देगी या इन चार बैंक में से अपना स्टेक कम करके 51% तक लेकर आएगी। आने वाले फ्यूचर में इस पर कंफर्मेशन मिल जाएगा और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है शायद अप्रैल और मई महीना से स्टार्ट हो जाए।
दोस्तों ये रहा न्यूज जिसकी वजह से इन 4 पीएसयू बैंक्स में अपर सर्किट देखने को मिला 17 फरवरी 2021 को। अब बात आती है क्या इन बैंकों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है और 51% तक लाती है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी एक या दो बैंक को कंप्लीटली सेल कर देती है और वो प्राइवेट हैंड में चले जाते हैं तो निश्चित ही उस बैंक का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा और उसके शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। और जब तक ये न्यूज कंफर्म ना हो जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कौन से बैंक में गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करने वाली है या कौन से दो बैंक को कंप्लीटली सेल करने वाली है। मुझे लगता है कि जिस बैंक का र्यूमर है कि एक बैंक कंप्लीटली सेल हो सकता है और प्राइवेटाइज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने बजट में भी इस चीज का हिंट दे दिया है, उस पर बेट लगाना ज्यादा सेफ है क्योंकि उनके शेयर प्राइस को भागने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं प्राइवेट बैंक का शेयर प्राइस हमेशा ज्यादा चलता है क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट अच्छा होता है और अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में चले जाए तो वहां पे शिथिलता आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है और वहां पर भी शिथिलता या कमी देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।